नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं हम विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को अप्रोच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है इस एक शानदार एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की, एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की जिसमें हम जिक्र करने वाले हैं कुछ कंसेप्चुअल, कुछ ट्रिकी एमसीक्यू की। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आप लोगों के सामने ये रहा। A camp nurse is applying sunscreen to a group of children enrolled in swim class. Chemical sunscreen are most effective when applied. The question is asking, एक कैंप के अंदर सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर। स्विम क्लासेज जो है वो बच्चों ने ज्वाइन कर रखे हैं और उनके सनस्क्रीन जो है, लोशन जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो केमिकल सनस्क्रीन है वो इफेक्टिव होता है तब जब फर्स्ट है जस्ट बिफोर सन एक्सपोजर, 5 मिनट बिफोर सन एक्सपोजर, 15 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर, 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सन स्क्रीन लोशन आप अप्लाई कर रहे हो स्विम क्लास के बच्चों के ऊपर, विच इज द करेक्ट वन? जस्ट बिफोर, 5 मिनट बिफोर, 15 मिनट बिफोर, 30 मिनट बिफोर। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है यहाँ पे। सन स्क्रीन लोशन कितने टाइम पहले अप्लाई करना होता है? जस्ट बिफोर, 5 मिनट, 15 और 30 मिनट। एंड द करेक्ट आंसर इज इट शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट 20 to 30 मिनट बिफोर गोइंग इनटू द सन, है ना। जो सनस्क्रीन लोशन है वो अप्लाई करना होता है 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स बिफोर। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर। ये सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना आपको 30 मिनट्स बिफोर। और जो एसपीएफ होती है इसकी, सन स्क्रीन प्रोटेक्शन जो लाइट का जो होता है एसपीएफ, वो 15 होना चाहिए, 15। 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर करना है, 15 एसपीएफ जो है वो उसका लोशन का जो है वैल्यू होना चाहिए। ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A post-operative client has an order for meperidine 75 milligram and promethazine 25 milligram intramuscular every 3 to 4 hour. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेपेरिडीन जो कि एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, 75 मिलीग्राम आईएम लगा रहे हो। प्रोमेथाजिन जिसको फिनार्गन के नाम से हम जानते हैं, 25 मिलीग्राम आईएम लगा रहे हो। हर 3 से 4 घंटे में दर्द के लिए आप ये दवाई दे रहे हो किसी मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर। जो कॉम्बिनेशन है दवाई का, दो मेडिकेशन का, वो क्या प्रोड्यूस करता है? मतलब साहब आप जो ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रहे हो मेपेरिडीन 75 मिलीग्राम और जो प्रोमेथाजिन दवाई दे रहे हो, फिनार्गन इसके अंदर आता है, तो ये दोनों दवाई आप आईएम लगा रहे हो, तो ये जो दोनों दवाई एक साथ आप दे रहे हो, कॉम्बिनेशन में दे रहे हो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट होता है ना, जो दो दवाइयों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट है एगोनिस्ट इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्ट इफेक्ट, एक्साइटेटरी इफेक्ट। दो दवाई जो एक साथ आप दे रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मेडिकेशन प्रोड्यूस विच इफेक्ट? अगोनिस्ट, सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिस्ट, एक्साइटेटरी। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए, फटाफट से अपना जवाब लिख दीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिकेशन प्रोड्यूस एन इफेक्ट, इफेक्ट विच टाइप ऑफ इफेक्ट? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश किया। फार्मेकोलॉजी से क्वेश्चन है। फार्मेकोलॉजी में हम वहां पे पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी, और उस टर्मिनोलॉजी से आपको समझना है कि किस वर्ड का एक्चुअली में क्या मतलब होता है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये दो मेडिकेशन को कॉम्बिनेशन में देने पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। यहाँ पे तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे जो ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट तो क्या कहलाता है? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जो कॉम्बिनेशन है दो मेडिकेशन का एक साथ जो प्रोड्यूस करता है ना, इस इफेक्ट को तो हम क्या नाम देते हैं? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब दो ऑप्शन लिखे हुए, एक अगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट।
जो अगोनिस्ट इफेक्ट होता है, अगोनिस्ट का मतलब होता है खिलाफ, है ना, अगोनिस्ट, और सॉरी अगोनिस्ट मतलब साथ में, और एंटागोनिस्ट मतलब खिलाफ। क्या मतलब है कि अगोनिस्ट वर्ड का मतलब है कोई भी दवाई किस पे काम करती है, रिसेप्टर साइट के ऊपर काम करती है, और रिसेप्टर साइट पे काम करके उस दवाई के इफेक्ट को बढ़ा देती है ना। मतलब मान लो कोई एक दवाई दी, उसके साथ में आपने दूसरी दवाई दी, तो ये दवाई पहली वाली की अगोनिस्ट है। अगोनिस्ट का मतलब हो गया वो उसी जहां वो काम करिए उसी रिसेप्टर पे काम करके उसके प्रभाव को, रिसेप्टर पे काम करके उसके प्रभाव को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। इस इफेक्ट को तो हम अगोनिस्ट इफेक्ट कहते हैं। दूसरा है एंटागोनिस्ट इफेक्ट। एंटागोनिस्ट इफेक्ट में दवाई रिसेप्टर के ऊपर काम करती है, और रिसेप्टर पे काम करके ये दवाई उस प्रभाव को क्या कर देती है, कम कर देती है। रिसेप्टर पे काम करके अगर मेडिकेशन उसके प्रभाव को बढ़ा देती है, ये इफेक्ट तो अगोनिस्ट इफेक्ट कहलाता है। रिसेप्टर पे काम करके ये दवाई उस इफेक्ट को, प्रभाव को कम कर देती है, इस इफेक्ट को एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। तो रिसेप्टर पे काम करती है दोनों ही तरह की दवाई, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही दवाई रिसेप्टर पे काम करती है। रिसेप्टर पे काम करके अगर वो प्रभाव को बढ़ा देती है, वो इफेक्ट तो एगोनिस्ट इफेक्ट कहलाता है, और अगर उसके प्रभाव को कम कर देती है, इसको एंटागोनिस्ट इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो दो इफेक्ट किसी भी ड्रग का होता है, एक अगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट। सिनर्जिस्टिक का बहुत सिंपल मीन है साथ में काम करके, जो है दवाई कॉम्बिनेशन में काम करती है, साथ में काम करती है और सिनर्जिस्टिक एक्शन देती है। एक्साइटेटरी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्साइटेटरी का मतलब होता है कि जो दवाई है वो अपना जो इफेक्ट है उसका, जो मेडिकेशन है, वो ड्रग जो है वो कंबाइंड में काम करती है। तो ये एक्साइटरी मतलब उसका एक्साइटमेंट बढ़ाना, जिसका संबंध इन वर्ड से यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, ए सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ए क्लाइंट्स मॉर्निंग डोज ऑफ डिजॉक्सिन, द नर्स चेक द एपाइकल पल्स रेट, फाइंड रेट ऑफ 54, है ना। मॉर्निंग डोज आप एडमिनिस्टर कर रहे हो डिजॉक्सिन दवाई की, और आपने फाइंड आउट किया कि जो एपाइकल पल्स रेट है वो 54 है। द एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इज, क्या एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। डिजॉक्सिन आप दवाई दे रहे हो, दवाई दी आपने, और वो दवाई देते समय, डिजॉक्सिन दवाई देते समय, डिजॉक्सिन की जो मॉर्निंग डोज है उससे पहले आपने एपिकल पल्स रेट चेक किया, और आपने फाइंड आउट किया कि जो पल्स रेट है मरीज का वो 54 है। क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्रोप्रिएट एक्शन यहाँ पे आपका रहेगा, 54 एपिकल पल्स है, डिजॉक्सिन आपको देनी है। फर्स्ट है रिकॉर्ड द पल्स रेट एंड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। सेकंड है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड मॉनिटर द हार्ट रेट। थर्ड है विदहोल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द डॉक्टर। लास्ट है विदहोल्ड द मेडिकेशन अंटिल द हार्ट रेट इंक्रीजेस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। डिजॉक्सिन दवाई मॉर्निंग डोज एडमिनिस्टर कर रहे हो, हार्ट रेट 54 है, कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा 54 में। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जो है यहाँ पे जब एपिकल पल्स जो है आप चेक कर रहे हो 54 है, डिजॉक्सिन दवाई आपको देनी है नहीं देनी, तो अगर 54 है ये कम है, तो आप क्या करोगे, विदहोल्ड कर दोगे मेडिकेशन को और नोटिफाई करोगे फिजिशियन को। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस मेडिकेशन को क्या कर दो, विदहोल्ड कर दो, और फिजिशियन को क्या कर दो, नोटिफाई कर दो, है ना। क्यों, क्योंकि 54 पे हम डिजॉक्सिन नहीं दे सकते, ये ब्रेडिकार्डिया है। तो इस दवाई को विदहोल्ड करो और फिजिशियन को नोटिफाई कर दो। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। विदहोल्ड करो मेडिकेशन को और डॉक्टर को क्या कर दो, नोटिफाई कर दो। इस मेडिसिन को विदहोल्ड करो, डॉक्टर को नोटिफाई कर दो, ये बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। What information should the nurse give a new mother regarding the introduction of solid foods for her infant? क्या इंफॉर्मेशन देगी नर्स एक न्यू मदर को, सॉलिड फूड के इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आप, है ना, किसी भी बेबी को मदर जो है वो सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस करा रही है इन्फेंट को, तो कौन सी चीज जो है वहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगी, है ना, न्यू मदर को देगी सॉलिड फूड के इंट्रोडक्शन के लिए, है ना, इन्फेंट को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करा रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो देगी उस न्यू मदर को। फर्स्ट है सॉलिड फूड शुड नॉट बी गिवन अंटिल द एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स डिसअपियर एट 8 to 10 month of age. Second है solid food should be introduced one at a time with 4 to 7 days interval. Third है solid food can be mixed in a bottle or infant's feeder to make feeding easier. Last है solid food should begin with fruits and vegetable. चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप न्यू मदर को इंट्रोड्यूस करने का सिखा रहे हैं, इन्फेंट को सॉलिड फूड का इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे।
तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? किस तरीके से सॉलिड फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है न्यूबॉर्न बेबी को? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। वेरी गुड। Solid food should not be given until the extrusion reflex disappear. 8 to 10 मंथ जो पहला ऑप्शन है वो खोटा है, क्योंकि एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है 3 to 4 मंथ में, तो ये तो खोटा जवाब है, तो ए आंसर तो नहीं बन सकता। बी में सॉलिड फूड शुड बी इंट्रोड्यूस 1 एट ए टाइम विद 4 to 7 डेज इंटरवल। सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर दो वंस एट ए टाइम और 4 से 7 दिन के इंटरवल में, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। जो एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स है वो तो 3 से 4 महीने में गायब हो गया था, लेकिन ये जो टाइम दिया हुआ है इसमें है कि इंट्रोड्यूस कर दो एक बार में 4 से 7 दिन के इंटरवल में, तो ये बात बिल्कुल सही है। सॉलिड फूड कैन बी मिक्स इन ए बोतल और इन्फेंट फीडर टू मेक फीडिंग इजियर, ये खोटा है। सॉलिड फूड को इस तरीके से नहीं दिया जाता है। और सॉलिड फूड शुड बिगिन विद फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये भी खोटा है, ये तरीका नहीं है देने का। तो एक ही मात्र तरीका है जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे शानदार है, सबसे जिंदाबाद तरीका है कि उसको इंट्रोड्यूस करो 1 एट ए टाइम 4 to 7 डेज इंटरवल। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है साहब। ए सी और डी तीनों ही क्या है? खोटे जवाब है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with schizophrenia is started on olanzapine. 3 weeks later, the client develops severe muscle rigidity and elevated temperature. The nurse should give priority. सिजोफ्रेनिया का मरीज है, ओलानजेपिन आपने स्टार्ट किया, मेडिकेशन का नाम है ओलानजेपिन, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। सिजोफ्रेनिया एक साइकोसिस की बीमारी है जिसमें माइंड में स्प्लिटिंग हो जाती है, तो आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग देना प्रीफर किया, ओलानजेपिन दवाई हमने शुरू कर दी। 3 वीक बाद में उस मरीज में क्या डेवलप होगी? सीवियर मसल रिजिडिटी और टेम्परेचर उसका एलिवेटेड हो गया। किस चीज को आप प्रायोरिटी देंगे? अब ये दवाई का एडवर्स इफेक्ट है, सीवियर मसल रिजिडिटी और एलिवेटेड टेम्परेचर। ओलानजेपिन एंटीसाइकोटिक ड्रग है और उसको देने से मसल रिजिडिटी और एलिवेटेड टेम्परेचर हुआ है, तो ये कौन सा साइड इफेक्ट है? तो एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो रहती है एंटीसाइकोटिक ड्रग की, ओलानजेपिन से यहाँ पे जो रह रही है वो ईपीएस होता है। और ईपीएस के अंदर तरह तरह के सिम्टम आते हैं, जिसमें एलिवेटेड टेम्परेचर वाला सिम्टम जो होता है वो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है, एनएमएस कहते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एनएमएस। ईपीएस में 5 सिम्टम होते हैं, है ना, टार्डिव डिस्काइनेशिया, एकथीसिया, डिस्टोनिया, स्यूडो पार्किंसोनिज्म और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो ये जो सिम्टम है ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को इंडिकेट करते हैं। अब अगर किसी मरीज में न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो कि बहुत रेयर होता है, एंटीसाइकोटिक की वजह से बहुत रेयर होता है, लेकिन जिसको हो जाता है उस मरीज के अंदर हमें एंटी पार्किंसन मेडिकेशन देना पड़ता है जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, डोपामिन के लेवल को कम करती है। तो हमें यहाँ पे ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो डोपामिन के लेवल को क्या कर दे? बढ़ा दे। और एंटी पार्किंसोनियन मेडिकेशन जो होती है वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है। सी ऑप्शन में ये ऐसा लिखा हुआ है कि आप एडमिनिस्टर करो एंटी पार्किंसन मेडिकेशन, है ना। तो ये दवाइयां डोपामिन के लेवल को बढ़ाएगी। कौन सी होती है ये? लीवोडोपा और कार्बिडोपा। कौन सी दवाई होती है? लीवोडोपा और कार्बिडोपा। लीवोडोपा और कार्बिडोपा ड्रग जो होती है साहब, ये पार्किंसोनिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस होती है और ये डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है। एंटीसाइकोटिक दवाई डोपामिन के लेवल को कम करती है, ये दवाइयां डोपामिन के लेवल को बढ़ा देती है। और जब डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा तो मरीज में ये सिम्टम कंट्रोल आ जाएंगे, एनएमएस वाले सिम्टम कंट्रोल आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्या बनेगा? सी बनेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सी। हम एडमिनिस्टर करेंगे एंटी पार्किंसन मेडिकेशन। ए ऑप्शन विदाउट ऑल मॉर्निंग मेडिकेशन, ये खोटा जवाब है। सीबीसी और सीपी के नैक कराएंगे, इसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। और मरीज को ट्रांसफर कर देंगे मेडिकल यूनिट के अंदर, इससे इलाज नहीं होगा, ये इलाज के तरीके नहीं है। तीनों ही खोटे जवाब है, ये एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। सबसे एप्रोप्रिएट एक्शन है, एनएमएस का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लीवोडोपा और कार्बिडोपा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह की स्टडी आपको जिंदगी में आगे ले जा सकती है। और किसी और को जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराएं। मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराना आपकी ड्यूटी बनती है यहाँ पे, है कि नहीं है? ये एक अच्छा काम है, ये एक नोवल काम है। नोवल काम जिंदगी में करना किसी भी इंसान के लिए जरूरी होता है, तो ये करिए आप, और एक बार करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जिन लोगों को इस तरह के कंटेंट की जरूरत है उन तक कंटेंट को अप्रोच जरूर करवाइए, है कि नहीं है? तो मैक्सिमम लोग जो है अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, जो कि हमारा प्राइम मोटो है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा।
A client with human immunodeficiency syndrome has gastrointestinal symptom including diarrhea. The nurse should teach the client to avoid first a calcium rich foods, second a canned or frozen vegetables, third a processed meat and last a raw fruits and vegetables. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी वायरस की वजह से होता है एड्स, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो उससे मरीज सफर कर रहा है और उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम आए हैं, जीआई सिम्टम आ गए मरीज को, है ना, जीआई सिम्टम वहां पे प्रोड्यूस हो गए, उसमें डायरिया हो रहा है मरीज को और बाकी सारी प्रॉब्लम साथ में हो रही है। अब एज ए नर्स जो है आप मरीज को टीच कर रहे हैं अवॉइड करने का, कौन सी चीज अवॉइड करें जब उसको डायरिया हो रहा है, कौन सी चीज उसको अवॉइड करनी होती है, एचआईवी के पेशेंट को कौन सी चीज अवॉइड करनी होती है? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, 4 ऑप्शन यहां पे आपको लिखे हुए। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे पकड़िएगा, अगर मैं आपको पूछूं कि अगर कोई मरीज जिसको एचआईवी है और एचआईवी वाले मरीज में डायरिया होता क्यों है, मतलब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम होते क्यों है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्यों होते हैं ये सिम्टम एचआईवी वाले मरीज के अंदर? कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, एचआईवी वाले मरीज को डायरिया क्यों होता है? हमने कई बार सुना है डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, एचआईवी का मरीज है इसलिए डायरिया तो होता ही है। क्यों होता है भाई? एचआईवी के मरीज ने क्या उखाड़ा है कि उसको डायरिया हो बार बार, है ना, उसकी भी तो जिंदगी है, उसको भी तो दिन में एक ही बार मोशन लगना चाहिए, 10 बार क्यों करे वो? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये इम्यूनो डेफिशिएंसी जब बीमारी होती है तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होते हैं। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल हेल्दी फ्लोरा होते हैं इंटेस्टाइन के, है ना, जो बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा, उस बैक्टीरियल फ्लोरा को ये जो एचआईवी वाला वायरस है ये बैक्टीरियल फ्लोरा को खत्म कर देता है। एचआईवी वाला जो वायरस है ये उस बैक्टीरियल फ्लोरा को क्या कर देता है, इंटेस्टाइन में कम कर देता है, उसके साथ एडियर हो जाता है और बैक्टीरिया जो फ्लोरा है उसको कम कर देता है कि नहीं है? तो उस मरीज के अंदर जो डाइट हम प्रीफर करेंगे वो डाइट हमें ऐसी देनी है जो लो बैक्टीरियल डाइट हो, मतलब जिस डाइट में बैक्टीरिया होने की संभावनाएं कम से कम हो, और जिस डाइट में बैक्टीरिया होने की संभावना है उसको अवॉइड करो। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें बैक्टीरिया होने की संभावना जिस डाइट में है वो है रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर कच्चे फल और सब्जियां आप मरीज को देते हो तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया है, और इस मरीज का इम्यून सिस्टम क्या है, कमजोर है, बैक्टीरियल फ्लोरा क्या है, कमजोर टाइप का है, नहीं है वहां पे, तो ये जो बैक्टीरिया ये जाके आंत में उसके इन्फेक्शन करेगा और गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाएगी, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाएगी, मरीज को डायरिया होगा। तो हम उसको रो वेजिटेबल नहीं देंगे, पका हुआ खाना, पकी हुई सब्जियां, फल धो के खाए, फूल जो है उनको सूंघने की जरूरत नहीं है, इस तरह का उसको सजेस्ट करेंगे। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों खोटे जवाब है, क्योंकि इससे उसको डायरिया नहीं हो सकता। उसको जो अवॉइड करना है वो कच्ची चीजें अवॉइड करनी है, कच्चा अगर नहीं खाएगा तो उसका कच्चा बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कच्ची चीजें अवॉइड करें तो डायरिया नहीं होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये मरीज को आपको समझाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे लेके चलता हूं, शेयर करना ना भूले, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराएं, ये आपका नोवल काम है, नोवल काम जिंदगी में आपको एक एक बेहतरीन जगह पे ले जाएगा। तो इस नोवल काम को करें, इस नए ईयर में नोवल काम करें, नए लोगों तक अप्रोच कराएं इस कंटेंट को, जिनको पता चलेगा कि वास्तव में उनको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कैसे जिंदगी में सुखद भविष्य की अनुभूति की जा सकती है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक 4 साल का ओल्ड एडमिट हुआ है एक्यूट ल्यूकेमिया के साथ में। बीमारी कौन सी है? एक्यूट ल्यूकेमिया। उम्र कितनी है? 4 साल। एडमिट हो चुका है। चलो इतना काम तो हो गया। इट विल बी मोस्ट इंपोर्टेंट टू मॉनिटर द चाइल्ड। अब उसके अंदर क्या इंपोर्टेंट चीज है जो आप मॉनिटर करोगे? समझ पा रहे हो साहब? उम्र कितनी है? 4 साल। एडमिट क्या लेके हुआ है? एक्यूट ल्यूकेमिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मॉनिटर की जाने वाली चीज क्या है इस चाइल्ड के अंदर? मोस्ट इंपोर्टेंट मॉनिटर की जाने वाली चीज क्या है? एब्डोमिनल पेन एंड एनोरेक्सिया, फैटिग एंड ब्रशिंग, ब्लीडिंग एंड पेलर, पटेची एंड म्यूकोजल अल्सर। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है इस बच्चे के अंदर? ल्यूकेमिया का बच्चा है और एडमिट हुआ है, 4 साल की उम्र है। सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है मॉनिटर करने वाली? ल्यूकेमिया। फटाफट से जवाब लिखिएगा। ल्यूकेमिया ब्लड का कैंसर कहलाता है जिसमें पान साइटोपिनिया होता है। बेसिकली डब्ल्यूबीसी जो इमेच्योर है वो बड़ी हुई होती है, लेकिन पान साइटोपिनिया का मतलब होता है बेसिकली आरबीसी और प्लेटलेट कम होते हैं। जब मरीज में प्लेटलेट के नंबर कम होते हैं उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, है ना। मरीज में प्लेटलेट के नंबर के कम होने को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो एक्यूट ल्यूकेमिया वाले मरीज में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, इस तरह का कुछ कंसेप्ट यहां पे आपको लगेगा। ल्यूकेमिया वाले मरीज में प्लेटलेट कम होती है,
ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी रहती है उस मरीज को। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल सही पकड़े आप। ब्लीडिंग, वर्ड बोला ब्लीडिंग, तो जवाब बना सी। ब्लीडिंग एंड पेलर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। एब्डोमिनल पेन एंड एनोरेक्सिया, फैटिग एंड ब्रूइजिंग, पटेचियन म्यूकोजल अल्सर खोटे जवाब है। इसका संबंध ल्यूकेमिया वाले मरीज में यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो है ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग यहाँ पे मरीज को होगी तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ल्यूकेमिया वाले मरीज में ब्लीडिंग के ऊपर आपको जोर देना है, ब्लीडिंग और पेलरनेस को असेस करना है उस बच्चे के अंदर। इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, इनिशियल एक्शन रहेगा आपका। तो सी करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है साहब, तीनों ही खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए 5 month old diagnosed with atopic dermatitis, उम्र 5 महीना, बीमारी एटोपिक डर्मेटाइटिस। चलो यहां तक तो ठीक है, 5 महीना उम्र है, एटोपिक डर्मेटाइटिस बीमारी है। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन फोकस रहेगा, बता दीजिए जवाब, इंपॉर्टेंट है। उम्र 5 महीना, बीमारी एटोपिक डर्मेटाइटिस, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? एटोपिक डर्मेटाइटिस पहला ऑप्शन। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, सेकंड एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, थर्ड कीपिंग द स्किन फ्री ऑफ मॉइस्चर, और लास्ट है लिमिटेटिंग ओरल फ्लूइड इनटेक। फटाफट से जवाब लिखिएगा। एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा भी बोल सकते हो इस बीमारी को आप, एक्जिमा। एटोपिक डर्मेटाइटिस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? एक्जिमा। इस बीमारी को हम एक्जिमा बोल सकते हैं, एक्जिमा। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है एक्जिमा में? मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रूराइटिस होती है, खुजली बहुत होती है ना, प्रूराइटिस, ईचिंग, बार बार मरीज ईचिंग करेगा। अब जब एटोपिक डर्मेटाइटिस वाला मरीज ईचिंग करेगा तो संभावनाएं क्या बढ़ जाती है? संभावनाएं क्या बढ़ जाती है? जवाब दीजिएगा, संभावनाएं क्या बढ़ जाती है? संभावनाएं बढ़ जाती है इन्फेक्शन के होने की। बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने खोटा जवाब दिया, बिल्कुल 20 बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे, ए करेक्ट आंसर है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, एंटीपायरेटिक का कोई रोल नहीं है ना। जो सी आंसर दे रहे हो आप, कीपिंग द स्किन फ्री ऑफ मॉइस्चर, कोई मतलब नहीं है, मॉइस्चर रखना है, क्योंकि एटोपिक हो रही है, डर्मेटाइटिस होती है, तो स्किन में थोड़ा मॉइस्चर रखना है ताकि वो स्किन हेल्दी होने लगे, है ना। तो ये इनकरेक्ट है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चर जरूरी है, तो ये तो रखना है आपको। सिम्टम वर्सन हो जाएंगे अगर आपने मॉइस्चर अवॉइड किया तो। फ्लूइड इंटेक आपने लिमिट किया तो मरीज को प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, साइड में कर दीजिएगा तीनों को। करेक्ट आंसर तो ए ही बनेगा, और ए आंसर में क्या बोल रहा है? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे हम। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस बीमारी है, नर्सिंग इंटरवेंशन जो फोकस रहेगा वो रहेगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ए करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है साहब, तीनों ही खोटे जवाब है, यहां पे ये काम नहीं करेंगे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is caring for a client with history of diverticulitis. The client complained of abdominal pain, fever and diarrhea. Which food was responsible for the client symptom? एक नर्स है, केयर दे रही है क्लाइंट को, जिसमें हिस्ट्री है किसकी? डाइवर्टिकुलाइटिस की। किसकी हिस्ट्री है? अब आप, वो मरीज क्या कंप्लेन कर रहा है? उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसको फीवर हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है। मरीज के सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन है, उसको फीवर है, उसको डायरिया है, ये मरीज के सिम्टम है। कौन सा फूड रेस्पॉन्सिबल है क्लाइंट्स के इन सिम्टम के लिए, है ना? कौन सा फूड रेस्पॉन्सिबल है क्लाइंट के सिम्टम के लिए? मैश पोटैटो, स्टीम कैरेट, बैक्ड फिश, होल ग्रेन सीरियल। कौन सी चीज उस मरीज के लिए इंपॉर्टेंट है? कौन सा फूड आइटम इंपॉर्टेंट है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। डाइवर्टिकुलाइटिस बीमारी है, एब्डोमिनल पेन, फीवर और डायरिया मरीज को हो रहा है। कौन सा फूड रेस्पॉन्सिबल है क्लाइंट के सिम्टम के लिए? फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सा फूड रेस्पॉन्सिबल है क्लाइंट के सिम्टम के लिए? डाइवर्टिकुलाइटिस बीमारी है, एसोसिएटेड सिम्टम। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, फटाफट से जवाब लिखिएगा। एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस, फूड आइटम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा होल ग्रेन। यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर है। होल ग्रेन सीरियल जब आप देते हो तो ये क्लाइंट के सिम्टम के लिए, डाइवर्टिकुलाइटिस को होल ग्रेन जो है वो नहीं देना होता है, इससे एब्डोमिनल पेन, फीवर और ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आप अगर डाइवर्टिकुलाइटिस का पेशेंट है, उसको होल ग्रेन नहीं दे सकते, उसको पॉपकॉर्न नहीं दे सकते, उसको रॉ वेजिटेबल नहीं दे सकते, उसको नट्स नहीं दे सकते, ये कुछ भी नहीं दे सकते। डायबिटिकुलाइटिस वाले मरीज को ये कुछ भी नहीं दे सकते, है ना। ये डाइटरी सब्सटेंस को नहीं देंगे। ए, बी और सी ये तीनों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये अलाउ है। आप मैश पोटैटो दो, स्टीम कैरेट दो, बैक फिश दो, ये मरीज को अलाउ है। लेकिन उसको जो अलाउ नहीं है वो होल ग्रेन, उसको जो अलाउ नहीं है वो होल ग्रेन, होल ग्रेन इसको अलाउ नहीं है।
डी यहाँ पे अलाउ नहीं है, ए बी और सी तीनों अलाउ है, होल ग्रेन उसको नहीं देना है, होल ग्रेन सीरियल्स नहीं देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। आप लोगों से गुजारिश, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएं तुरंत प्रभाव से, नहीं तो लिमिटेड चीज है, बाद में मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में आप तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन जो है वो करा के आप अपनी सीट कंफर्म करें। और एक काम जरूर करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। और ये जो आप करेंगे ना, ये एक नोवल वर्क होगा। ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ अरमान पाल रखे हैं, उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इस नोवल वर्क को हमें करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू लेके हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।